हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग क्लास को डेली अटेंड करते हैं और अच्छे से क्लास को देखते हैं और फुल का कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। जैसे कि जो यूपी टेट का एग्जाम है वो 26 दिसंबर को है, तो खुश हो जाइए। कुछ मैंने जैसे कि वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रेस की बात नहीं थी। हाँ, टाइम गया था लेकिन फिर से वो टाइम आ गया है, तो फिर से लग जाइए फुल कंसंट्रेशन के साथ, नो इशू। और एक बात और मैंने आपको क्या बताई थी कि मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। पता है यार, मेरे सिर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या चल रही है, सिर बहुत पेन हो रहा है। इसकी वजह से मैं डेली बेसिस पे क्लास नहीं ले पा रही हूँ। और थोड़ी सी जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो आप लोगों से बात करने के लिए परेशान रहती हूँ कि नहीं, मुझे क्लास लेना है तो लेना है। तो ये क्योंकि फैमिली है, तो फैमिली में बिना फैमिली को देखे, बिना फैमिली से बात किए थोड़ी रहा जाता है ना। तो बस वही हाल है कि तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक हुई, मैंने सोचा थोड़ा सा क्लास दे लेती हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल पे नए हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज हमने आपके लिए क्या लेके आई हूँ, साइकोलॉजी के कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मस्त है। सीटेट में ज्यादातर पेडागोजी बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। सीटेट की बात करेंगे तो जो कि 17 से दिसंबर को सुनाई दे रहा है एग्जाम होगा, तो सीटेट के थ्रू क्या होता है, उसमें पेडागोजी बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो उसके लिए पेडागोजी का क्वेश्चन है साइकोलॉजी में। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे सिर का जो प्रॉब्लम है, अगर आप लोग के पास कोई भी सोल्यूशन होगा सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं इससे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा। और पता है इतना ही पेन होता है मेरा, इतना ही हर्बल, ऐसा नहीं कि मेडिसिन भी ले रहे हैं तब भी कोई भी आराम नहीं होता है, हमेशा पेन होता रहता है। तो अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है क्या? स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्या है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या देखेंगे, पेडागोजी की बात करेंगे। क्या पेडागोजी की बात करेंगे? तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। हमने आपको पहले ही बता रखा है, हम चार ऑप्शन लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अभी कुछ तो टाइम की प्रॉब्लम है और दूसरा बोर्ड की प्रॉब्लम है। अगर इस बोर्ड पे हम चार क्वेश्चन लिख देते हैं तो पहली बात तो बोर्ड ही फिल हो जाएगा, और दूसरी बात क्या है कि टाइम भी जाएगा। इसलिए जो एग्जैक्ट आंसर है हम बात उस पे करेंगे। इसलिए हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ बात किस पे करते हैं, बात करते हैं टू द पॉइंट पे, ठीक है क्या? बात करते हैं टू द पॉइंट पे। और फिर क्या देखेंगे कि क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो फर्स्ट तो क्या देखेंगे, आंसर इसका क्या होगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। देखिए, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देने का आशय ये है कि बच्चों के पास जो भी एक्सपीरियंस है, जिसमें एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जिसमें उनकी अभिरुचि है, जिसमें रुचि है, खेल में है या स्टडी में है या फिर कोई अदर वर्क में है, जिसमें उनकी रुचि है, उसके हिसाब से उन्हें उनके अकॉर्डिंग काम करवाना चाहिए। तब बच्चों को क्या होता है, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, तब जाके बच्चे आगे बढ़ते हैं। यही एक अच्छे शिक्षक का क्या होती है, क्वालिटी होती है। क्या एक अच्छे शिक्षक की क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो फर्स्ट आंसर इज क्लियर, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, संवेग एवं संज्ञान। संवेग मतलब क्या होता है, इमोशन। संज्ञान मीन्स क्या होता है, कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव मीन्स होता है क्या, संज्ञान। संज्ञान एक दूसरे से निहित है, मतलब एक दूसरे से मिलाप करते हैं। संज्ञान और देखिए, संवेग मतलब क्या होता है, जो इमोशन आपके होते हैं, फीलिंग्स जो होती है, क्या इमोशन फीलिंग्स। और संज्ञान की बात करते हैं, जो आपका क्या होता है, माइंड से जो आप चीजें सोचते हैं समझते हैं, वो क्या हो जाता है, संज्ञान होता है। तो ये एक दूसरे में क्या होता है, निहित होता है। क्या होता है, निहित होता है। दैट्स क्लियर। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, निहित होगा। दैट्स क्लियर। अब क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। अगर हम बात करेंगे संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है,
अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। क्या इसका राइट आंसर क्या होता है? अवबोधन की प्रक्रिया पर, क्या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे? ओके, फिर क्या देखेंगे? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। और एक बार बता दें, ये पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही लॉन्ग होता है। क्या एक तो हमारे पास क्या 1 मिनट का टाइम होता है और क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग होता है। आंसर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन भी लॉन्ग होता है, आंसर भी लॉन्ग होता है। बस जस्ट हमें क्वेश्चन को समझना होता है, हमें क्वेश्चन को समझना होता है कि हम क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से समझ लें। जितनी जल्दी हम क्वेश्चन को पकड़ लिए, जितनी जल्दी क्वेश्चन को हम पकड़ लिए, उतनी जल्दी हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए आप ये देख के बिल्कुल ना घबराइए कि अरे क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, बिल्कुल नहीं। तुम बिंदास होके बैठिए, जैसे घर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं वैसे ही। बट सीटेट ऑनलाइन होगा, इसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लीजिएगा। ऑनलाइन होगा तो थोड़ा, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है। सो उसके लिए बिंदास रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन क्या देखेंगे? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए, मतलब कोई अनेक जैसी घटनाएं होती हैं, इवेंट जो होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बना देते हैं, चार्ट बना दिए। ठीक, जैसे सीनरी होती है, उसमें कोई नदी बना दिया, पहाड़ बना दिया, जो घटनाएं घटित हुई रहती हैं वो उसमें एज ए कल्पना की जाती है, कल्पना के थ्रू बनाया जाता है। दैट्स क्लियर। तो जब बनाया जाता है तो उसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इस सिद्धांतों पर चुनौती देनी चाहिए। इट मीन्स कि देखिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए कि ये ऐसा था, इसका सिद्धांत ऐसा था। अब जैसे हम बात करेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत की, तो देखिए था ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिद्धांत की तो थार्नडाइक के सिद्धांत की बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया था, बिल्ली को बंद कर दिया था, और किसमें, पिंजरे में बंद कर दिया था, और क्या खाना पानी सब कुछ बाहर मिल रहा था। लेकिन वो निकलने के लिए वो बार बार क्या करती थी, बाहर जाती, बाहर वो करती, और उसका जब भी पैर जो है जैसे ही उस प्रेस पे पड़ता, जहाँ बटन थी वैसे ही दरवाजा खुल जाता। तो इसको कहते हैं त्रुटि से सीखना। तो उसी प्रकार से बच्चे को क्या करना चाहिए कि बच्चों को अगर बात करेंगे, बच्चों की यहाँ बात आई तो उन्हें उदाहरण देना चाहिए। बहुत सारे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं या फिर जिनकी भी बायोग्राफी अच्छी है, उनसे रिलेटेड कुछ सिद्धांत बनाने चाहिए कि इन्होंने देखिए ऐसा किया है, तो उनसे बच्चों को कुछ सीख मिले, कुछ बच्चे उनसे सीखें, तब जाके बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए एक शिक्षक से। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होगा कि बच्चों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए एक शिक्षक से। दैट्स क्लियर। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे, जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड व प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। कि देखिए, एक बच्चे को लगातार पुरस्कार देना और दंड करने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर क्या है इसका कि देखिए, इसमें क्या है कि अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। सही बात है कि देखिए कि एक तो पहली बात, अगर हम लगातार उसे पुरस्कृत करते रहेंगे, पहली बात तो प्रोत्साहन उनको मिलेगा, लेकिन अधिगम में रुचि उनको कम हो जाएगी। क्या अधिगम से रिलेटेड उनकी रुचि कम होती चली जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उनकी जिज्ञासा में भी, क्यूरियोसिटी में भी कमी आएगी। क्या क्यूरियोसिटी में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। दैट्स क्लियर। फिर क्या देखेंगे, 6 वाला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण, क्या विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। स्पष्ट उदाहरण देना और एक में संशय प्रकट करके उदाहरण देना, दोनों में अंतर है। तो आइए देखते हैं क्या है कि इसमें क्या है,
देने में क्या होता है, इसमें होता है आंसर क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका। मतलब एक प्रभावशाली तरीके, टीचर को, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक प्रभावशाली तरीके ढंग से क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। दैट्स क्लियर, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन जो स्क्रीन पे वो क्या है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। इट मीन्स क्या, कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता, मतलब बच्चों में क्या देखना चाहिए, किस प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या है, बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार और क्या कहते हैं, विचार मापदंड करना चाहिए। क्या, कि देखिए उससे थ्रू क्या होता है कि बच्चों को खुद बच्चों को ऐसे माहौल देना चाहिए कि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिले, कुछ उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिले निभाने को। तो उनको एक्सपीरियंस जब मिलेगा तब उनसे कुछ उन्हें सीख मिलेगी। बिना सीख के वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जैसे ही बच्चे छोटे छोटे बढ़ते हैं तो उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर समझ उत्पन्न होती है कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैसा है, ये सारी चीजें वो सीखते हैं। दैट्स क्लियर, यहाँ तक चीजें समझ में आई। फिर क्या है, आठवां क्वेश्चन क्या है, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। कि देखिए शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। देखिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, अन्वेषण मीन्स अन्वेषण करना, मतलब बच्चों को एक डिस्कशन, मतलब क्या कि सामूहिक संगठन में क्या होना चाहिए, बच्चों को एक अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके, एक टीचर के सामने अपनी बात को वो रख सके, खुद को रिप्रेजेंट कर पाए उस जगह पे। तो वो सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे तो उनका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इससे उनको प्रेरणा मिलेगी। ओके, दैट्स क्लियर, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब बात करेंगे फिर जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्रारंभिक कारण क्या है, तो इसका आंसर एक ही है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, इट मींस क्या, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। फिर क्या देखेंगे, कक्षा में 10th क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना के लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। यह जेंडर पक्षपात है। क्या, यह जेंडर पक्षपात है, जो कि किसी टीचर को ऐसा अधिकार नहीं है, ऐसा हक नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी भी एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, जेंडर पक्षपात नहीं करना चाहिए कि लड़के को दंड दिया गया और लड़कियों को नहीं दिया गया, या फिर लड़कों को बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लड़कियों को बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है। तो जेंडर पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होता है कि सभी बच्चे एक समान होते हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। तो जेंडर पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 11 नंबर पे कि देखिए बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। देखिए जो जेंडर पक्षपात हो रहे हैं, जो कि अगर जेंडर पक्षपात हो रहे हैं तो उनके बारे में परिचर्चा कर लेनी चाहिए। उनके बारे में परिचर्चा करना बहुत ही मस्ट है, परिचर्चा करना चाहिए कि क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे इसका क्या रीजन है, एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों लड़कियों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लड़कों पे क्यों नहीं दे। और फिर कभी कभी क्या होता है ना, लड़कियों को मार दिया जाता है और लड़कों को छोड़ दिया जाता है, या फिर लड़कों को मारा जाता है, लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। एक प्रकार से ये लड़कों के प्रति पक्षपात हो रहा है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व नहीं है। शिक्षक का उत्तरदायित्व ये है कि अगर एक कॉलेज है उसमें सारे ही बच्चे एक समान है,
किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। दैट्स क्लियर। मैं ये अपना ओपिनियन भी दे रही हूँ और जो साइंटिस्ट जितने लोग भी हैं उनका भी ओपिनियन मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं मैं अपना ही दे रही हूँ। ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं किसकी, 12 नंबर क्वेश्चन की। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो प्रारंभिक बाल्य। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की आयु होती है, बाल्यावस्था होती है, एज होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या संवेदनशील और भाषा अर्जन, बहुत बच्चा बोलता भी है और क्या होता है, संवेदनशील अवधि होती है 6 से 9। ठीक है। और अब देखेंगे 13 वाला क्वेश्चन, कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आई। और एक बार और मैं बता रही हूँ, जितने क्वेश्चन मैं पेडागोजी करवाऊं, तो चाहे मैं साइकोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन करवाऊं, तो भले मेरा टॉप 20 क्वेश्चन होता है, बट मस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। आप लोग प्रैक्टिस सेट देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही क्वेश्चन डीपली में समझती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ, फिर उसे देखती हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल सीरियस होके बैठ के पढ़िए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़िए, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, आराम से। ठीक है। तो और आपको क्वेश्चन तो ऑलवेज मिलना ही मिलना है, मेरे क्वेश्चन नहीं मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतना श्योरिटी देती हूँ। ठीक है। तो आइए कंसंट्रेट करके फिर से पढ़ते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अब देखिए इसमें क्या है, आकलन मतलब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, बच्चों को समझना। ठीक है, बच्चों को समझना। तो यहाँ क्या है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, उनके मन में क्या चल रहा है, माइंड में क्या सोच रहे हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं। ये एक टीचर का उत्तरदायित्व है, टीचर को समझना। एक टीचर को समझना चाहिए कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, एक टीचर को समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं पठन वैफल्य, जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, बच्चों को प्रभावित लक्षण क्या होता है? इसमें धारा प्रवाह, पढ़ने की क्षमता, कभी कभी वर्णमाला में विलुप्त हो जाता है, सुनाई नहीं देता है और कुछ अक्षर बोल नहीं पाते बच्चे, तो जिसे डिस्लेक्सिया डिजीज हो जाती है। दैट्स क्लियर। और जो हमारा 16 क्वेश्चन है वो क्या है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करने का मतलब ये है, एक शिक्षक का उत्तरदायित्व तो ये होता है कि एक क्लास में विशिष्ट रूप के भी विद्यार्थी हैं और सामान्य रूप से हैं, लेकिन एक शिक्षक का उत्तरदायित्व ये है कि विशिष्ट रूप वाले पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए और जो सामान्य बुद्धि वाले हैं उनको भी उतने अच्छे से ट्रीट किया जाए। ये एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। दैट्स क्लियर। ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्या? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान मतलब क्या होता है, विद्यार्थी के अंदर जो ज्ञान रहता है उसी की संरचना की जाती है। हाँ, विद्यार्थी ने इतना पढ़ा है, इतना सीखा है, इतना समझा है, इतना इससे आता है, तो ये होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दैट्स क्लियर। सतत एवं समान मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, मतलब दोनों का प्रयोग करना जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही क्लियरली से समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो। आज जो हमारा सेशन था वो क्या था, साइकोलॉजी का था। साइकोलॉजी में पेडागोजी का था। पेडागोजी में हमने बहुत अच्छे से सीडीपी का कवर किया, 19 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर किया, जो कि आना मस्ट है। बहुत ही अच्छी क्लास, आज की सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। जबकि मेरी तबीयत वाकई में नहीं ठीक रहती, लेकिन इतना स्क्रीन पे लिखना और आपको एक्सप्लेन करना ये मेरा अपना ही जुनून है। आप
तक अपनी क्लास को शेयर करना, क्योंकि इतने सारी हमारी फैमिली है, 1000 से ज़्यादा हमारी फैमिली है। बहुत ही हैप्पी होने की बात है, प्राउड फील होता है। तो इसलिए ये कुछ नहीं लगता है, इतनी मेहनत मुझे कुछ लगती ही नहीं है कि मैं ये करती हूँ ऐसे करके करती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है आप लोगों तक अपना ज्ञान शेयर करना। ओके, तो चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करते रहिए, और मेरी प्रॉब्लम को विशेष रूप से ध्यान देके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई सोल्यूशन हो सो प्लीज कमेंट में प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि आपकी मैम बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम, और इसीलिए क्लास डेली बेसिस पे नहीं हो पा रही है। तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।